ओके सो हियर विल स्टार्ट विद कंडीशनल्स। और ये आपका मॉड्यूल 3 है और मॉड्यूल 3 का फर्स्ट पार्ट है कंडीशनल्स। तो पार्ट 1 जो है कंडीशनल्स का हम देखेंगे। आई थिंक हम कंडीशनल को एक या दो क्लासेस के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें। अच्छा, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज कंडीशनल? कंडीशनल होता क्या है, इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। और सीएपीएफ में अ, एक बार ये देख लेते हैं कि इसकी औकात कितनी है एग्जाम में आने की। अगर मार्क्स की बात करूँ तो लगभग एक क्वेश्चन आपका आ जाता है सीएपीएफ एग्जाम में। हर साल तकरीबन एक क्वेश्चन आ जाता है, तो 1 नंबर की इसकी औकात है। मैक्सिमम 2 नंबर तक भी नहीं जाता, कंडीशनल जो है 1 ही नंबर तक रहता है। ठीक है, तो इसकी 1 नंबर की औकात है। और इसको वैसे ही डील करेंगे, हालांकि इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सीडीएस में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और वैसे भी आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल भाई होता क्या है? कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। हर एक कीवर्ड को मैं समझाऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, कंडीशनल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। ये सब क्लोज जो लिखा है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसका मतलब अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे। और मेन क्लोज। तो कंडीशनल जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं, उसके अंदर एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, एक मेन क्लोज होगी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलने के पीछे इसका मेन रीजन पता है क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। जिस भी सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा वो जो है क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जिस भी सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा वो क्या बनाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। और सीएपीएफ में आपके क्वेश्चन आते हैं कि चेंज दिस पर्टिकुलर सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। कई बार क्वेश्चन आता है चेंज दिस सिंपल इनटू कंपाउंड। और कई बार क्वेश्चन आता है कि चेंज दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड। और चेंज दिस कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पहले आती है आइडेंटिफिकेशन की बात कि भाई सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर कोई भी कंजंक्शन नहीं होता। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल सेंटेंस। जैसे अगर मैं बोलूं एक सिंपल सेंटेंस, राम गोज टू स्कूल, दैट मीन्स इट्स अ सिंपल सेंटेंस, हियर इट इज नो कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या क्या होते हैं? अगर मैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करूं, जैसे दैट हो गया, बिकॉज हो गया, इफ हो गया, राइट, इस तरह के कंजंक्शन। डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड जो हो गए, वेयर, व्हेन, व्हाइल, ओके, ये कंजंक्शंस हैं। और जैसे अगर हम बात करें, एज भी एक कंजंक्शन होता है। ठीक है, देन भी एक कंजंक्शन होता है, वेदर भी एक कंजंक्शन होता है, इफ भी एक कंजंक्शन होता है। उसके साथ अगर हम देखें तो देर आर बहुत सारे और भी कंजंक्शन है। अनलेस एक कंजंक्शन है, बिकॉज एक कंजंक्शन है। दीज आर कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन तो हमें पता चल गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसके साथ एक कंजंक्शन और जो मैंने आपको बोला था जो कि है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और जो कौन से सेंटेंस बनाता है? कंपाउंड। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते कौन से हैं? ये एक एक्रोनिम बता रहा हूं आपको, फैन बॉयज, इसको याद कर लेना। एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नोर, बी से होता है बट, ए से होता है, ओ सॉरी ए नहीं है, ओ है, बॉयज है ना, तो फैन बॉयज है। ओ से होता है और, ओ आर। वाई से होता है येट। और एस से होगा आपका सो। तो ये जो एक्रोनिम है फैन बॉयज, और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, यही गिनती के। तो आपको अगर सेंटेंस में ये गिनती के कंजंक्शन अगर आपने याद कर लिए फैन बॉयज से, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि ये गिवन सेंटेंस जो है ये कैसा सेंटेंस है। ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर कैसे कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये रही आइडेंटिफिकेशन की बात। अब हम आते हैं कि कंडीशनल क्या होता है भाई। कंडीशनल मैंने डेफिनेशन तो बता दी कि कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल में हमेशा आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगी क्योंकि इसके अंदर इफ और वेदर कंजंक्शन आपको मिलेगा। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपको जनरली इफ और वेदर कंजंक्शन मिलेगा क्योंकि इफ और वेदर कंजंक्शन किस लिए यूज होता है? टू फ्रेम अ कंडीशन। किस लिए? कंडीशन फ्रेम करने के लिए। ठीक है, इफ और वेदर कंजंक्शन कंडीशन फ्रेम करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके, देर इज अ डाउट, प्रभात प्लीज आस्क।
हेलो। यस। सर मैं ये कंफर्म करना था, जैसे जो मॉड्यूल थर्ड था उसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, तो आप ये कंप्लीट हो गया है आपकी आवाज़ जो है मिस हो रही है। क्या? आपने पूछा कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस पूछा आपने। हाँ जी सर, सर मैं ये पूछ रहा था सर, मॉड्यूल जो थर्ड है ना वो नहीं, आपकी हो वॉइस गया में क्या? इशू है। नहीं माय डियर, आपकी वॉइस में इशू है। एक बार और आराम से, शायद आपके नेटवर्क में दिक्कत है, तो बहुत आराम से एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछिए। सर अभी ऑडिबल है? हाँ, बहुत बेहतरीन। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे मॉड्यूल थर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है कोर्स के अकॉर्डिंग, हम्म। तो वो अच्छा। क्या कंप्लीट करा दिया आपने? ओ माय गॉड, अच्छा तो मैंने कंडीशनल शुरू कर दिया क्या? हाँ जी सर। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, चलो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस जो है, कोई बात नहीं, हम उसको बाद में कर लेंगे। अगर कंडीशनल हमने स्टार्ट कर दिया तो आज कंडीशनल से कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है कि सीक्वेंस में ही ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस ही आना चाहिए था। अगर ऐसा होता, अगर मुझे पता होता कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस है, पहली बात तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन ही करता। दूसरी बात, सीक्वेंस अगर डिस्टर्ब करने से लर्निंग में कोई इम्पैक्ट होता तो मैं अभी के अभी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस से शुरुआत कर देता। लेकिन दोनों ही टॉपिक जो हैं अलग हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस भी और कंडीशनल भी, तो दोनों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है चलिए सर। वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि हमने ये देखा कि भाई जो कंडीशनल जो होते हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और जिसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और एक मेन क्लोज होती है, सो दीज आर कॉल्ड एज कंडीशनल्स। मेन क्लोज वो होती है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले लिखा होता है। एक स्टेटमेंट जैसे मैं आपको दिखा दूं, जो कि बहुत जरूरी है, किसी भी सेंटेंस से आप समझ पाओगे। जैसे आपके सामने एक स्टेटमेंट है, इफ यू टेक प्रॉपर रेस्ट यू विल गेट वेल सून। ये स्टेटमेंट है, सिर्फ स्टेटमेंट को देखना, जो इसके आसपास लिखा हुआ है उसको मत देखो। स्टेटमेंट है इफ यू टेक प्रॉपर रेस्ट यू विल गेट वेल सून। जो इफ है, अब मैंने इफ तो बता दिया ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और उसके बाद जो क्लोज लिखी है वो क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। और फिर उसके बाद एक और क्लोज लिखी है, यू विल गेट वेल सून, इसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लोज। ये क्या है, मेन क्लोज। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो क्लोज लिखी होती है वो होती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं। और मेन क्लोज वो होती है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ओके, जो अकेले से, विदाउट एनी सपोर्टिंग स्टेटमेंट कैन एग्जिस्ट, और उसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा। ठीक है, तो अभी देखो दोबारा इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इफ यू टेक प्रॉपर रेस्ट यू विल गेट वेल सून। अगर आपको ये लग रहा है कि सर सेंटेंस की शुरुआत तो इससे हो रही है तो ये मेन क्लोज होनी चाहिए, नहीं। सेंटेंस की शुरुआत किसी से भी हो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर कंजंक्शन कहाँ पे यूज हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर दूं, इनको मैं रीअरेंज कर दूं, अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखूं, यू विल गेट वेल सून इफ यू टेक प्रॉपर रेस्ट, तो सीक्वेंस ही चेंज किया मैंने दोनों क्लोज का मैंने सीक्वेंस चेंज किया। लेकिन जो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। ठीक है, तो एक चीज और, शायद मैं 2-3 बार आपके सामने एक वर्ड का यूज कर रहा हूं, क्लोज। अब क्लोज क्या होता है? क्लोज होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा होगा। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन क्लोज के अंदर एटलीस्ट सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूर होना चाहिए, उसको हम क्लोज बोलते हैं। तो दोनों के अंदर देखो, यू विल टेक प्रॉपर रेस्ट, इसके अंदर सब्जेक्ट है यू, वर्ब कहाँ है, टेक। ओके, प्रॉपर, इट्स अगेन एन एडजेक्टिव, रेस्ट भी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। राइट, इफ यू टेक प्रॉपर रेस्ट, राइट। उसके बाद ये आपका बन गया क्लोज वन, और उसके बाद देखिए यू विल गेट वेल सून, तो ये भी एक क्लोज होगी। यू सब्जेक्ट हो गया, विल मोडाल हो गया, गेट मेन वर्ब होगी जो कि बेस फॉर्म में लिखी है, और ये क्या है, वेल क्या है, एडवर्ब है, और सून भी एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ अ टाइम है सून। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी हम वापस आते हैं, तो वापस हमने ये देखा
कि मेन क्लोज के अंदर जनरली रिजल्ट होता है। ठीक है, मेन क्लोज के अंदर क्या होता है? रिजल्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए कि मेन क्लोज के अंदर क्या होता है? रिजल्ट होता है। मेन क्लोज कैरीज द रिजल्ट ओनली इफ द कंडीशन ऑफ इफ और क्लोज सब क्लोज सेटिस्फाई। जो इफ कंजंक्शन या फिर वेदर कंजंक्शन के बाद जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वो एक कंडीशन होती है। जैसे यहां पे लिखा गया इफ यू प्रेपर इफ यू टेक प्रॉपर रेस्ट, तो ये कंडीशन है। ये क्या है? एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो तभी क्या होगा? मेन क्लोज के अंदर रिजल्ट आएगा। तो इट इज नेसेसरी कि जो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो क्लोज लिखी गई है, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो है मेन क्लोज के अंदर रिजल्ट आएगा। तो यही मीनिंग होता है कंडीशनल का। कंडीशनल का मीनिंग ये होता है कि एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन फुलफिल होगी तो मेन क्लोज के अंदर रिजल्ट आएगा, बस। उसके बाद देखिए, कंडीशनल कितने तरह के होते हैं? कंडीशनल तीन तरह के होते हैं। ओपन कंडीशनल, क्लोज्ड कंडीशनल, सेमी क्लोज्ड कंडीशनल। ओपन कंडीशनल वो होते हैं जहां पे एक ऐसा एक्शन होता है जो कि प्रोबेबल है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, प्रोबेबल है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, राइट। और अगर मैं बोलूं इट विल रेन टुडे, तो मे और विल, इट मे रेन टुडे और इट विल मे रेन टुडे, दोनों ही क्या है? मोडाल है। मे और विल दोनों ही मोडाल हैं और दोनों ही इंटेंशन बताती हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है। मे के अंदर प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन विल के अंदर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। विल के अंदर उस काम को होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मे के अंदर 50-50 है। 50-50। विल के अंदर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 100% भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा चांसेस हैं। ओके। सो ऐसी कंडीशंस जो कि प्रोबेबल हो, फ्यूचर में होने के चांसेस हो, उसको हम बोलते हैं ओपन कंडीशनल्स। ओके। तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि ओपन कंडीशनल्स के अंदर स्ट्रक्चर कैसे मिलेंगे आपको, कि कैसे एकदम आप सेंटेंस देखने के बाद यू कैन इजीली टेल कि भाई ये तो ओपन कंडीशनल का है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जानो कि ओपन कंडीशनल क्या होता है। दोज एक्शंस जो प्रोबेबल हो, फ्यूचर में होने के चांसेस हो, उसको हम ओपन कंडीशनल्स बोलते हैं। दूसरी चीज क्लोज कंडीशनल। ये ऐसी सिचुएशन होती है जो कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी होती है और उनका रिजल्ट भी आ चुका होता है। ऐसी कंडीशन जो कि पास्ट की हो और उसका रिजल्ट भी पास्ट में आ गया हो और पास्ट की इमेजिनेशन हो, मतलब अभी तो हम फ्यूचर प्रेजेंट में जी रहे हैं, नो डाउट। सपोज ये टाइमलाइन है और ये प्रेजेंट है और ये क्या है? पास्ट है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम पास्ट में जाकर एक ऐसी कंडीशन को इमेजिन कर रहे हैं, राइट। एक ऐसी कंडीशन को इमेजिन कर रहे हैं जो कि पास्ट की है और उस पास्ट की कंडीशन का रिजल्ट भी पास्ट में ही आ चुका है। इसको हम बोलते हैं क्लोज कंडीशनल। अब हम बात करते हैं सेमी क्लोज्ड की। सेमी क्लोज्ड कंडीशन वे क्लोज्ड कंडीशन होती है जो कि अनरियल है, जो कि नहीं हो सकती। ऐसी कंडीशंस, जैसे आपको कोई बोले कि इफ यू इफ यू हैड विंग्स, अगर आपके पंख होते तो आप उड़ सकते थे। यू नो दैट सिचुएशन इज अनरियल, आपके पंख तो नहीं हो सकते, पंख तो पक्षियों के होते हैं। लेकिन आजकल तो आपने देखा होगा डिफेंस में जेट सूट भी आते हैं, जिसको वो पहनने के बाद कमर पे वो नीचे से बहुत तेज हवा उसमें निकलती है तो आदमी उड़ने लगता है। वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे विंग्स की बात हो रही है जो पक्षियों के होते हैं, वो इंसान को नहीं लग सकते। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी में या मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए तो शायद आदमियों को भी पंख लगने शुरू हो जाए, उसके बारे में मैं जानकारी नहीं है। लेकिन जनरली दिस सिचुएशन इज अनरियल के आदमियों को पंख नहीं लग सकते। सो अगर कोई आपको बोले इफ आई हैड विंग्स आई कुड हैव आई कुड हैव फ्लोन, तो मैं उस टाइम पे क्या कर सकता था? उड़ सकता था। लेकिन ये सिचुएशन ही गलत है। तो ऐसी अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए, ऐसी अनरियल सिचुएशन हमें सेंटेंस में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? सेमी क्लोज कंडीशनल्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है।
वहां पे हम सेमी क्लोज कंडीशंस की हेल्प लेंगे। तो तीनों के अंदर स्ट्रक्चर जो होंगे माय डियर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता दूं, तीनों के अंदर स्ट्रक्चर जो है अलग मिलेंगे। ओपन कंडीशनल्स में आपको अलग स्ट्रक्चर मिलेगा सेंटेंस का, क्लोज्ड में अलग, सेमी क्लोज्ड में अलग। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको जो समझ में बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए वो ये है, क्लोज्ड कंडीशनल के अंदर इमेजिनेशन पास्ट की है। आप पास्ट में जाओगे, सपोज आज का टाइम है, आप अपने स्कूल डेज को याद कर रहे हो, स्कूल डेज में आपने कोई काम किया, उसका रिजल्ट पास्ट में ही आ गया, लेकिन आप सोच रहे हो यार उस टाइम में है ना थोड़ी सी मेहनत और कर लेता, शायद मेरे ज्यादा मार्क्स आते। तो एक कंडीशन आपने लगाई उस मतलब पास्ट की, कि शायद मैं ज्यादा मेहनत कर लेता, दैट इज अ पास्ट की कंडीशन, और शायद फिर मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाते। सो वो पास्ट की एक एक क्या होती, वो रिजल्ट होता, पास्ट का ही रिजल्ट होता। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लोज कंडीशनल। लेकिन सपोज सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड का मतलब है ऐसी सिचुएशन जो कि प्रेजेंट की है, इसमें पास्ट में नहीं जाओगे आप, दीज आर प्रेजेंट इमेजिनेशन और अनरियल है। जैसे आप अभी बैठे बैठे सोचो कि यार काश मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं ना अपना खुद का प्राइवेट जेट खरीद के आई विल गो टू द स्पेस। तो दैट, ना तो आपके पास पैसा है और ना आप किसी जेट के मतलब जेट की हेल्प लेके यू कैन गो टू द स्पेस, उसके लिए अलग से स्पेस शटल होती है। सो दैट सिचुएशन इज अनरियल। ऐसी प्रेजेंट की इमेजिनेशन जो कि अनरियल हो, जिसके होने के चांसेस बिल्कुल नील हो। ओपन कंडीशनल में वो जो कंडीशन होती है वो प्रोबेबल होती है, उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। ओके, वन वन वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग कमेंट इज रेड बुल गिव्स यू विंग। तो ये उनकी क्या है, टैगलाइन होगी। अब हम ओपन कंडीशनल्स के स्ट्रक्चर देखते हैं, सेमी क्लोज कंडीशनल के स्ट्रक्चर देखते हैं, क्लोज कंडीशनल के स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि स्टेटमेंट भाई असल में ये गिवन सेंटेंस जो है ओपन कंडीशनल का है, सेमी क्लोज्ड का है, क्लोज्ड का है। तो ओपन कंडीशनल में सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो क्या चीज देखोगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल, मे, कैन का यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल, मे और कैन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मतलब है कि जो इफ कंजंक्शन के बाद अगर वर्ब जो लिखी होगी, सपोज यहाँ पे टेक लिखी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और फिर प्लस के बाद जो लिखा है ये है मेन, जो मेन क्लोज के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सबोर्डिनेट क्लोज के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में बात है। और जो ये प्लस के बाद जो लिखा है ये आपका मेन क्लोज के अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा उसकी बात है। तो अगर मैं बात करूं कि इफ कंजंक्शन के बाद जो क्लोज लिखी होगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए, और जो मेन क्लोज में अगर आपको कहीं पे विल मिलता है, विल की जगह मे मिलता है और मे की जगह कैन मिलता है, इनमें से कोई एक मिलता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो ओपन कंडीशनल की बात हो रही है। अगर मैं सेमी क्लोज कंडीशनल की बात करूं, तो ये जो वैसे भी आपको पता है इम्प्रोबेबल एक्शंस होते हैं, ऐसे प्रेजेंट की इमेजिनेशन, दोबारा से बता रहा हूं, प्रेजेंट की इमेजिनेशन होगी सेमी क्लोज्ड की, क्लोज्ड की पास्ट की इमेजिनेशन। सो सेमी क्लोज्ड की प्रेजेंट की इमेजिनेशन, क्लोज्ड की पास्ट की इमेजिनेशन, और सेमी क्लोज्ड में स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर देख के मुझे सेंटेंस आइडेंटिफाई करना हो, तो आपके सबोर्डिनेट क्लोज के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, और मेन क्लोज के अंदर आपको जहां पे हमें विल, मे और कैन मिल रहा था ओपन कंडीशनल के अंदर, सेमी कंडीशनल्स में आपको वुड मिलेगा, कुड मिलेगा, माइट मिलेगा, और वर्ब की बेस फॉर्म मिलेगी, क्योंकि वुड, कुड और माइट क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं, और मोडाल के साथ वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है। ठीक है। अब बात आती है क्लोज कंडीशनल की। क्लोज कंडीशनल्स क्या होते हैं, पास्ट की ऐसी इमेजिनेशन जिसका रिजल्ट पास्ट में ही आ चुका होता है। राइट। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो इफ के साथ जो कंजंक्शन लिखा होगा, सॉरी इफ कंजंक्शन के साथ जो क्लोज लिखी होगी उसके साथ आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और मेन क्लोज के अंदर आपको वुड, कुड, माइट प्लस हैव यहाँ पे नया एडिशन हुआ है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जरूरी है, वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए मेन क्लोज में, और सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तभी वो क्लोज कंडीशनल कहलाएगा। ठीक है। तो तीनों सेंटेंसेस देखिए, ओपन कंडीशनल का सेंटेंस आपके सामने, इफ यू टेक प्रॉपर रेस्ट यू विल गेट वेल सून।
तो इफ कंजंक्शन के साथ मेरे साथ मैंने देखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और मेन क्लोज के साथ विल यूज हुआ है। ठीक है, उसके साथ आप देखिए विल के साथ गेट जो है वर्ब की बेस फॉर्म यूज हुई है। लेकिन सेमी क्लोज्ड में इफ कंजंक्शन के साथ यहाँ पे टुक जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मेन क्लोज में मुझे दिख रहा है वुड यूज हुआ है और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज हुई है। ओके, तो इसका मतलब है ये क्या मेरा सेमी क्लोज्ड है। थर्ड केस में क्लोज कंडीशन में देखिए इफ यू हैड टेकन प्रॉपर रेस्ट, तो यहाँ पे हैड टेकन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ टेकन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ जो गेट की थर्ड फॉर्म गोट यूज हुई है। तो इसका मतलब ये है क्लोज कंडीशनल का स्ट्रक्चर। तो आई थिंक स्ट्रक्चर वाइज आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किसका क्या स्ट्रक्चर है, किसका क्या काम है। दोबारा से बता देता हूं, कंडीशनल्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, कोई कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस कंडीशन का अगर फुलफिलमेंट होता है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो आपका मेन क्लोज के अंदर आएगा, बस। Conditional are complex sentences which consist of subordinate clause, okay, plus main clause. Subordinate clause carries the condition and main clause carries the result. Okay, इसको हम बोलते हैं conditionals. Conditional तीन टाइप के होते हैं, open, semi closed and closed. Open conditionals are those conditionals which basically shows probable action, जो होने के चांसेस हैं एक्शंस के, बहुत अच्छे चांसेस हैं। सेमी क्लोज्ड में आर दोज एक्शंस डिनोटेड विच आर इम्प्रोबेबल, जिसके होने के चांसेस कम है। क्लोज कंडीशनल में आर दोज एक्शंस जो कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुके होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये जो पहली स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, इफ यू टेक अ फिश आउट ऑफ वाटर इट डाइज, तो ये एक फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। अगर आप मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन है, इफ यू टेक अ फिश आउट ऑफ वाटर इट डाइज, इट डाइज तो होगी मेन क्लोज, और क्लोज मैंने बोला था होते क्या है, क्लोज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर लिखोगे, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाओगे। अब डाई जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, तो इसीलिए इट डाइज जो है ये आपकी मेन क्लोज हो गई। ओके, अब इफ कंजंक्शन के बाद आपने क्लोज लिखी है यू टेक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये कंडीशन लगा दी कि आप जो है पानी से बाहर अगर फिश को लेके आते तो वो मर जाएगी। तो सही बात है एंड रियलिटी भी है। तो इफ के बाद मैंने क्या किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, और मेन क्लोज में मैंने क्या यूज किया है, आप ध्यान से देखो, इट डाइज। यहाँ पे मैंने ना तो विल लिखा है, ना तो मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखोगे, मे लिखा है, ना ही यहाँ पे कैन लिखा है। क्योंकि विल, मे और कैन ये क्या होते हैं, फ्यूचर के रेफरेंस होते हैं। ठीक है, फ्यूचर के रेफरेंस होते हैं और उसमें आप प्रोबेबिलिटी बताते हो कि ये होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर कोई चीज फैक्ट है तो उसको आप विदाउट विल और इन सभी चीजों के आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे इफ यू टेक अ फिश आउट ऑफ वाटर इट डाइज, अगर आप इट विल डाई लिखोगे तब भी ठीक है। इफ यू टेक अ फिश आउट ऑफ वाटर इट विल डाई, ये जब भी ठीक है। अगर आप इसको सिंपली ऐसे लिखना चाहते हो इट डाइज, ये तब भी ठीक है। ओके, अच्छा, तो इसके बाद एक नोट मैंने आपको यहाँ पे दिया है जिसमें मैंने लिखा है कि रिजल्ट जो होगा किसी भी कंडीशन का वो मेन क्लोज के अंदर होगा, बस याद रखना। दूसरी चीज हम देखते हैं, इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा कंडीशन बनाती है, कौन सा कंडीशनल, इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दैट इज सेमी क्लोज्ड। इफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाली वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी क्लोज कंडीशनल। ठीक है, वो पास की इमेजिनेशन होगी। तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है ओपन कंडीशनल का, जिसके अंदर आप देखो इसमें बोला गया है कि इफ आई गो टू आगरा, एक एग्जांपल आपके सामने और स्पेस है उसमें, बोला इफ आई गो टू आगरा डैश, इस डैश में आपको कुछ फिल करना है, और ये सिचुएशन रियल है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ओपन कंडीशनल का है, मतलब जो भी रिजल्ट होगा मेन क्लोज के अंदर
वो रिजल्ट जो है फुल मतलब पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो कंडीशन है ये फुलफिल हो सकती है। इफ आई गो टू आगरा, ये एक ऐसी कंडीशन है कि कोई भी कर सकता है। इफ आई गो टू आगरा, आई कैन गो आगरा, मैं जा सकता हूँ। आप भी जा सकते हो। आपको ट्रेन की टिकट करानी पड़ेगी, जो भी है, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रेवलिंग, जा सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको ये लिखना है इफ आई गो टू आगरा। उसके बाद आप क्या लिखना चाह रहे हो? इफ आई गो टू आगरा, आई विजिट ताजमहल। सिंपल। तो ऐसे ही लिखोगे ना। ताजमहल नहीं जाओगे तो कुछ और करोगे, वट एवर, कुछ पकोड़े खाओगे, कुछ भी खाओगे, आगरा का जो भी फेमस होगा। आगरा का पेड़ा मशहूर है। ठीक है, तो इफ आई सर गो टू आगरा। हाँ जी। आई विल विजिट टू रेड फोर्ट या आगरा में रेड फोर्ट कहाँ है? फिर वो दिल्ली में। गलत हो फिर वो गलत हो जाएगा। ये जो है कंडीशन ठीक रहेगी। कंडीशन तो ठीक रहेगी, लेकिन जो, अगर मैं बात करूँ, देखो, आपने जो बोला है ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। ग्रामेटिकली जो इन्होंने बोला वो सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखे तो गलत है। मीनिंग वाइज ग्रामेटिकली नो एरर, मीनिंग वाइज कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एरर है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली यू आर करेक्ट, सर बट मीनिंग के हिसाब से गलत है। हाँ जी। इफ आई गो टू आगरा आई विल विजिट ताजमहल। हाँ, विल यूज कर लिया ना आपने, आई विल विजिट विजिट ताजमहल। ताजमहल। हाँ बिल्कुल सही है। और हमारा स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है। हमने इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, और मेन क्लोज के अंदर विल यूज किया है, और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है। सेमी क्लोज में देखिए, सेमी क्लोज में कौन से एक्शंस होते हैं? इम्प्रोबेबल, जिनके होने के चांसेस कम है, होने के चांसेस कम है। और इम्प्रोबेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा? इफ के साथ यू विल यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेन क्लोज में आप यूज करोगे वुड, कुड, माइट, और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, ओके। तो सेमी क्लोज का क्वेश्चन है, और उसका एक एग्जांपल है आपके सामने। इफ द ताज वर इन दिल्ली, डैश, वो फिल करना है आपको। तो इतना तो हमें पता चल गया अनरियल सिचुएशन है, क्योंकि ताज दिल्ली के अंदर है ही नहीं। यहाँ पे ताज ताज महल की बात हो रही है, यहाँ पे ताज ताज होटल की बात नहीं हो रही। सपोज अगर ताज यहाँ पे ताज होटल की बात हो रही होती, तो ये जो है ये आपका सेंटेंस ही ओपन, मतलब ये होता ओपन कंडीशनल का। लेकिन यहाँ पे ताज जो है ये ताज महल है, दिस इज नॉट अ ताज होटल। ओके, तो ये वाली कंडीशन कैरी करते हैं ताज के साथ, मतलब इफ कंडीशन के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली। ठीक है, तो आप मेन क्लोज में अब क्या लिखोगे? तो मैं सिंपल ये लिखूंगा, इफ द ताज वर इन दिल्ली, आई वुड विजिट। ओके, आई वुड विजिट दैट। सिंपल। वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, तो मुझे यहाँ पे वुड यूज करनी थी जनरली। ओके, तो यही क्या होते हैं? सेमी क्लोज होते हैं। अब क्लोज्ड की बात करें, क्लोज में इमेजिनेशन भी पास्ट की, रिजल्ट भी पास्ट का। स्ट्रक्चर क्या होगा? इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन क्लोज में वुड या फिर कुड या फिर माइट, उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रहना चाहिए। अब देखो आपके सामने सेंटेंस है, इफ आई हैड गोट द ताज बिल्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इफ आई हैड गोट द ताज बिल्ट कहने का मतलब है अगर मैंने ताजमहल बनवाया होता, जो कि आपने नहीं बनवाया। वो तो ताजमहल जिन्होंने बनवाया वो तो आपको पता है जिन्होंने बनवाया है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन मतलब ऐसी पोज की जा रही है कि पास्ट में जाके आप सोच रहे हो कि अगर मैं ताजमहल बनवा देता तो पता ही नहीं क्या ही हो जाता। वो पता ही नहीं क्या ही हो जाता, वो क्या लिखना चाह रहे हो आप यहाँ पर? इफ हैड गोट द ताज बिल्ड, यहाँ पे आप क्या लिखोगे फिर? इफ आई हैड गोट द ताज बिल्ड, आई वुड हैव, हैव के साथ कौन सी थर्ड फॉर्म यूज करोगे? कोई ऐसी वर्ब, आई वुड हैव बिल्ट, आई वुड हैव बिल्ट इट इन दिल्ली। मैं ऐसे लिख देता, अगर मैं ताज बनवाता, इफ आई गोट द ताज बिल्ट आई वुड हैव बिल्ट इट इन दिल्ली।
तो मैं दिल्ली में उनको उसको बनवाता, बस। अब इसका इम्प्लाइड मीनिंग पता है क्या है? ना तो मैंने ताज बनवाया और ना ही वो जो ताज है दिल्ली में बना। तो ये मतलब है भाई, इसका इसका ये मतलब है, ठीक है। ओके, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके कुछ सामने कुछ और एग्जाम्पल है, इनको जल्दी से हम देख लेते हैं। सेंटेंस आपके सामने, इफ आपको सिर्फ एक ही काम करना, सबसे पहले आइडेंटिफाई। जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। आइडेंटिफाई करना है क्या, ओपन है, सेमी क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, इतना पता लगा लिया, आपका 50 क्यों, मैं बोलूंगा कि 70% काम हो गया सिर्फ आइडेंटिफाई करने से। पहला सेंटेंस देखिए, ये भूल जाइए कि यहाँ पे ये कुछ लिखा है, राइट। हम्म। तो अभी आप देखिए, पहला सेंटेंस है, इफ ही हैड मोर टाइम ही वुड हैव स्टेड हेयर लॉन्गर। तो आइडेंटिफाई करोगे तो भाई, इफ कंजंक्शन के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो मुझे तो पता चल गया ये तो है क्लोज कंडीशनल। और मेन क्लोज के अंदर लिखा गया है वुड, वुड के साथ हैव है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट इज अ क्लोज कंडीशनल। ओके, इसका इंप्लाइड मीनिंग पता है क्या है? इफ ही हैड मोर टाइम ही वुड हैव स्टेड हेयर लॉन्गर। अगर उसके पास ज्यादा टाइम होता तो यहाँ पे वो क्या करता, ज्यादा टाइम रुकता। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज हुई है? मोर तो डिटर्मिनर है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, मोर इज अ डिटर्मिनर है। तो आप ये समझिए कि हैड के साथ कोई थर्ड फॉर्म नहीं यूज हुई है, हैड इटसेल्फ इज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन मेन क्लोज के अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर फॉलो किया है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्लोज्ड कंडीशनल के अंदर यूज होता है। किसके अंदर यूज होता है? क्लोज्ड कंडीशनल के। ठीक है, तो गलती कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो मैं इस गलती को क्या करूंगा, सुधारूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे इसको हैव को ड्रॉप करूंगा और स्टेड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको सिर्फ स्टे लिख दूंगा। सिंपली आई विल राइट, इफ he had more time he would stay here longer. Okay, he would stay here longer, right? तो इस आप सिंपल ये क्या कर लेते, इसको यूज कर लेते। तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या होगा पता है? अगर मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इफ ही हैड मोर टाइम ही वुड स्टे हेयर लॉन्गर, तो इसका मतलब ये है दिस इज अ प्रेजेंट रियलिटी, प्रेजेंट अनरियलिटी। आप प्रेजेंट की कोई इमेजिनेशन कर रहे हो कि आपका दोस्त आपसे मिलने आया लेकिन वो रुका नहीं। तो आप अपने दूसरे दोस्त से बोल रहे हो कि अगर उसके पास ज्यादा टाइम होता तो यहाँ पे वो ज्यादा रुक पाता। इम्प्लाइड मीनिंग है ना तो उसके पास ज्यादा टाइम है ना वो रुक पाया, लेकिन आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि इफ ही हैड मोर टाइम ही वुड स्टे हेयर लॉन्गर। तो आपको जो करेक्शन करना है मैं बता देता हूँ, हैव को ड्रॉप करना है, स्टेड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म यूज करोगे स्टे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? आर यू फॉलोइंग मी, या मैं ऐसे ही? यस सर, यस सर। यस सर। आ रहा है सर, न्यू टॉपिक है तो थोड़ा थोड़ा सा वो है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। फिर मैं आप, ट्राइंग। हाँ, ट्राइंग, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, ओके। हम बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा आराम से। चलो सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ही वुड हैव स्टेड हेयर लॉन्गर। हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले ये है कौन से टाइप का कंडीशनल। तो भाई ही वुड हैव स्टेड हेयर लॉन्गर, दैट इज अ मेन क्लोज। उसके बाद इफ कंजंक्शन लिखा है, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी है, ही हैड मोर टाइम। अब मुझे इतना तो पता चल गया कि मेन क्लोज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। इफ के साथ जो वर्ब यूज हुई है हैड यूज हुई है, दैट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, हैड की सेकंड फॉर्म। तो आप इसमें ध्यान से देखो, ही वुड हैव स्टेड हेयर लॉन्गर इफ ही हैड मोर टाइम। तो इसमें करेक्शन क्या करोगे आप?
फिर वही जो पहले सेंटेंस में था, आपको हाँ, ड्रॉप करेंगे एक की क्या जगह पर करेंगे। पहले में मतलब करेक्शन किस में करेंगे, इसमें या इसमें, फर्स्ट वाले पार्ट में, मेन सेकंड, क्लॉज, फर्स्ट मेन वाले। क्लॉज। यस। तो फर्स्ट वाले में करेंगे तो आप कहना चाह रहे हो कि हैव को हम ड्रॉप कर देंगे और स्टेड की जगह हम क्या करेंगे, स्टे लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल पहले जैसा ही हो जाएगा। जो पहले में एरर है वही एरर हमने सेकंड में फाइंड आउट कर लिया और उसको भी इसी तरह से सोल्व कर दिया। ठीक है, सिर्फ पहले और सेकंड में इतना सा डिफरेंस है कि पहले में हमने कंडीशन पहले लिख दी, सेकंड में हमने कंडीशन बाद में लिख दी। अब इंग्लिश का एक रूल होता है, इंग्लिश का रूल ये होता है कि हम जो है राइट मोस्ट करेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, राइट मोस्ट। राइट मोस्ट करेक्शन का मतलब है अगर आप जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो जैसे जैसे स्टेटमेंट शुरू होती है उस स्टेटमेंट को आप बेस मानते हो, उस बेस मानने के बाद आप बाद में करेक्शन करते हो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, आपने इसको बेस माना, इस कंडीशन को, और फिर आपने सोचा कि ये जो है इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है और ये स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए, फिर सेमी क्लोज का होना चाहिए। तो इसीलिए आपने मेन क्लोज में क्या किया, वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज कर दी, तो हैव को ड्रॉप कर दिया, स्टे लिख दिया, फिर स्टेड को भी काट के। सेकंड केस में आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट मोस्ट करेक्शन होती है, इसको हम बेस मानेंगे। तो हम मैंने क्या किया, मेन क्लोज जो है इसके अंदर वुड हैव स्टेड लिखा है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स कि ये कौन सा कंडीशनल है, क्लोज कंडीशनल है। तो इस हिसाब से मुझे कंडीशन के अंदर चेंजेस करने चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इफ ही हैड हैड मोर टाइम, तो मैं यहाँ पे करेक्शन करूंगा। पहले वाले में मैंने करेक्शन की यहाँ पे और सेकंड वाले में मैंने करेक्शन की यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश में व्हाट वी डू इज वी डू द राइट मोस्ट करेक्शन। हम पहले इंट्रोड्यूस होने वाली चीज को बेस मानेंगे, उसको बेस मान के हम दूसरी चीज में करेक्शन करेंगे। इसको हमने बेस माना सेकंड में, फिर हमने इसमें करेक्शन किया। लेकिन कई बार क्या होता है, आप इसको भी बेस मान लोगे पहले वाली चीज को, तब भी करेक्ट नहीं कर पाओगे। उन सिचुएशन को भी हम डील करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कि इंग्लिश में वी डू द राइट मोस्ट करेक्शन, हम राइट मोस्ट करेक्शन करते हैं। ठीक है, ओके। तो करेक्शन आपको समझ में आ गया कि हम हैड के बाद एक और हैड लगा देंगे, क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लोज कंडीशनल्स का एग्जाम्पल है, और इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा ऐसी इमेजिनेशन जो पास्ट की है और इसका रिजल्ट भी पास्ट में आ गया है। इसका इम्प्लाइड मीनिंग होगा ही वुड हैव स्टेड हेयर लॉन्गर इफ ही हैड हैड मोर टाइम। ऐसी कोई कंडीशन आप अभी क्या कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कोई पास्ट की ऐसी कंडीशन रही होगी कि आपका दोस्त आपसे मिलने आया होगा कई साल पहले और वो जल्दी चला गया, तो आप अपने किसी और फ्रेंड से बात कर रहे हो कि अगर उसके पास उस टाइम पे जो है टाइम होता तो वो कुछ और ज्यादा समय के लिए मेरे पास रुकता, लेकिन ना तो उसके पास टाइम था ना तो वो रुका। तो ये एक पास्ट की क्या है, इमेजिनेशन है, जिसका रिजल्ट भी पास्ट में आ चुका है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सेमी क्लोज में अगली स्टेटमेंट देखते हैं, ही माइट गोट लेट इफ ही मिस द बस। तो लेफ्ट मोस्ट क्या है, बेस है, ही माइट गोट लेट। मेन क्लोज के अंदर क्या है, माइट, उसके बाद लिखा है गोट लेट। माइट के साथ गोट लेट, माइट के साथ आपने गोट यूज किया है, जो कि गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि माइट के साथ आप वैसे भी वर्ब की क्या फॉर्म यूज करते हो, बेस फॉर्म यूज करते हो। तो माइट के साथ वैसे भी आपको गेट लिखना चाहिए था, ही माइट गेट लेट। ये वैसे भी ग्रामेटिकली गलत है। अगर इसको लिखना ही था तो ऐसे लिखना चाहिए था, ही माइट हैव गोट लेट। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, माइट जो कि मोडाल है उसके साथ नहीं यूज करोगे। तो आपको यहीं पे मैं बता देता हूँ, आंसर इसका गेट होगा। लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं, ही माइट गोट लेट इफ ही मिस द बस। हमने यहाँ क्या किया है, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जब हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर, तो वो क्या बताता है, पास्ट की इमेजिनेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अभी तक मैंने आपको बोला कि हम जो है राइट मोस्ट करेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, राइट मोस्ट करेक्शन करते हैं, लेफ्ट वाले हिस्से को बेस मानते हैं। अगर लेफ्ट वाला हिस्सा ही खराब है, जो हो ही नहीं सकता,
ही माइट गोट लेट। माइट के साथ आप वर्ब की ये सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे यूज कर लोगे? माइट के साथ तो आप हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज करोगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट्स ग्रामेटिकल एरर है। तो ये ग्रामेटिकल एरर ही है। ऊपर वाले केस में ऊपर वाले केस में कॉन्टेक्चुअल एरर हो सकता है, मीनिंग का एरर हो सकता है, लेकिन ये तो ग्रामेटिकली एरर है। इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो हम राइट मोस्ट का जो मानते हैं कि राइट मोस्ट करेक्शन करनी चाहिए और लेफ्ट मोस्ट को बेस मानेंगे, ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली यहाँ पे फेल हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट ही गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहस के आगे तो मैं बीन नहीं बजा रहा हूँ। ठीक है, जो लर्निंग हम कर रहे हैं ये समझ रहा है। थोड़ी टेक्निकल है माय डियर, ये टेक्निकल है। लर्निंग ये चीजें समझने का एक तरीका है। चीजें दूसरे तरीके से भी समझी जाती हैं, जिसमें आपको ट्रांसलेशन करते हुए मिलेंगे काफी टीचर्स। पता नहीं वो आपके दिमाग में कितनी दिनों तक रहती है और कितना आप अप्लाई कर पाते हो एग्जाम में, लेकिन आई कैन अश्योर यू ये जो तरीका है, इट विल स्टे लॉन्गर एंड इट इज मोर इफेक्टिव, बट इट इज नॉट इजी। अंडरस्टैंड? वो यू तो लर्न है। इजी थिंग्स। इसको तो आप, मतलब हाँ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसको मतलब रीजन बता सकता कि चीजें हाँ, कैसे होती सही बात, आप रीजन बता सकते हो। तो दो चीजें हैं, जैसे यू डू इजी थिंग्स एंड एक्सपेक्ट एन रिजल्ट। आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो जिसके चांसेस क्या होंगे, बहुत अच्छे नहीं है पॉजिटिव होने के। बट यू डू, आई एम नॉट सेइंग डिफिकल्ट, आई एम सेइंग द राइट थिंग्स, जो जिस तरीके से होनी चाहिए, तो आपके रिजल्ट जो है पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जिस तरीके से हम लर्न कर रहे हैं, दैट इज नॉट एन ईजी वे माय डियर, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट वे। डिफिकल्ट इन द सेंस कि हम चीजों को बहुत माइक्रो लेवल तक स्टडी करें, माइक्रो और मैक्रो दोनों तरीके से हम स्टडी करें। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज नॉट एन ईजी, बट फिर भी हम ऐसे ही करेंगे, बिकॉज इन द एंड यू विल गेट रिजल्ट। आपको लास्ट में क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए, और यही करने वाले हैं हम। इरिस्पेक्टिव कितना भी रास्ता, कितना मुश्किल हो, कितने ही सेशन लेने पड़े, वॉट एवर वी नीड टू डू, बट विल डू इट। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज रिजल्ट। रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा, फोर्थ स्टेटमेंट देखिए आपके सामने, ही विल नॉट अग्री। इफ ही विल नॉट अग्री, दे विल कैंसिल द प्रोग्राम। इसमें बहुत बड़ी गलती ये करी है, हम इफ और वेदर कंजंक्शन के साथ फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। कंडीशन जो होती है, हालांकि फ्यूचर की भी होती है, लेकिन अगर हम बात प्रेजेंट की कर रहे हो तो उसमें कंडीशन जो है प्रेजेंट की होनी चाहिए। इफ ही विल नॉट अग्री, इफ के साथ हम फ्यूचर टेंस नहीं यूज करते। राइट? तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, इफ ही विल नॉट अग्री। दूसरी चीज, यहाँ पे जो लिखा है दे विल कैंसिल द प्रोग्राम, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन क्लोज में हमने लिखा है विल प्लस कैंसिल, मतलब विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी। तो हमें करेक्शन करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि इफ के साथ यू कैन नॉट यूज अ फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यू दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि एक सेंटेंस के अंदर दो फ्यूचर टेंस नहीं आते। मुझे पता है काफी जगह पे ऐसे पढ़ाते हैं, एक फ्यूचर टेंस के साथ, मतलब एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं आते, बस खत्म। अब जो है कैंडिडेट क्या करेगा, वो कहेगा कि सर ये बाद वाला उड़ा दूं, दे के बाद विल जो लिखा है उड़ा दूं, सीधा लिख दूं दे कैंसिल द प्रोग्राम। तो दो फ्यूचर टेंस आपने बोला था नहीं आएंगे, एक मैंने खत्म कर दिया। लेकिन ये पता होना चाहिए, इफ जो कंडीशन है यहाँ पे, उस कंडीशन में आप फ्यूचर टेंस नहीं यूज करोगे। ठीक है? क्यों नहीं यूज करोगे आप, इसका रीजन मैं देता हूं। शुरुआत में मैंने आपको बोला था, मेन क्लोज के अंदर क्या आएगा, मेन क्लोज के अंदर क्या होगा, आई टोल्ड यू, रिजल्ट। मेन क्लोज कैरीज द रिजल्ट, और रिजल्ट कहाँ पे आएगा? फ्यूचर में। कब आएगा? जब प्रेजेंट की कंडीशन क्या होगी? फुलफिल होगी। अगर आप फ्यूचर की ही कंडीशन डाल रहे हो और रिजल्ट फ्यूचर का है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पे हम फ्यूचर की भी कंडीशन डालते हैं, उसको डालने का तरीका अलग होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फ्यूचर की कंडीशन डाल रहे हो, फ्यूचर में ही रिजल्ट दे रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो कंडीशन है वो प्रेजेंट की होनी चाहिए, अगर आपको फ्यूचर में रिजल्ट लेना है। तो रिजल्ट वुड बी इन मेन क्लोज
एंड इन सबऑर्डिनेट क्लॉज देयर वुड बी अ कंडीशन इफ ही विल नॉट एग्री, ये गलत है। इफ ही, यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे इफ ही डज नॉट एग्री। ओके, इफ ही डज नॉट एग्री, विल को ड्रॉप कर दोगे, डज लिख दोगे यहाँ पे। इफ ही डज नॉट एग्री दे विल कैंसिल द प्रोग्राम, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इफ ही ट्राइड हार्ड ही वुड हैव कॉट द थीफ। सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई क्या करना है, ओपन है, क्लोज्ड है, सेमी क्लोज्ड है। और यहाँ पे हमने देखा इट्स अ व्हाट, किस टाइप का सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, जस्ट अ सेकंड। ओके, हेल्प इन माय वीडियो, हाँ, ताकि मैं ही दिखूं यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इफ ही ट्राइड हार्ड ही वुड हैव कॉट द थीफ। इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है ट्राइड, और मेन क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब है ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, क्लोज्ड का। लेकिन इससे पहले जो लिखा है इफ ही ट्राइड हार्ड, राइट, ये जो है ये क्या है, वर्ब की यहाँ पे किस तरह की फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म, ट्राइड, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, सेमी क्लोज्ड में। और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये किस में स्ट्रक्चर यूज होता है, क्लोज्ड कंडीशनल्स के अंदर। तो ये भाई ये तो गलत हो गया। अब आप चेंज किस में करोगे, सपोज अगर आप इसको क्या मानते हो, इसको आप क्या मानते हो, बेस। अगर आप इसको बेस मानते हो पहले वाली चीज को कि इफ ही ट्राइड हार्ड, ठीक है, अगर वो इफ ही ट्राइड हार्ड ही वुड हैव कॉट द थीफ, अगर आप इसको बेस मानोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज, यहाँ पे कोट लिखना पड़ेगा सिंपली। वुड को ड्रॉप, हैव को ड्रॉप करोगे, कोट जो है उसके बाद बेस फॉर्म में आएगा। तो क्या बनाइए, इफ ही ट्राइड हार्ड ही वुड कोट द थीफ। तो ये हो गया सेमी क्लोज्ड। और सेमी क्लोज्ड क्या होता है, प्रेजेंट की अनरियलिटी, मतलब ऐसी सिचुएशन जो कि नहीं हो सकती प्रेजेंट की। लेकिन क्या आपको लगता है प्रेजेंट की अनरियलिटी है, ये तो हो सकती है ना। अगर वो ट्राई करे अच्छे तरीके से तो वो तो थीफ को पकड़ सकता है। ये इम्प्रोबेबल सिचुएशन तो नहीं है, ये हो सकती है। ठीक है, अगर ये हो सकती है तो आप इसको सेमी क्लोज्ड में क्यों लिख रहे हो, प्रोबेबल में लिखो। ओके, तो फिर आप इसको प्रोबेबल में लिखो। लेकिन लिख नहीं सकते, दो दो जगह करेक्शन करना पड़ेगा। इफ के साथ भी स्टेटमेंट जो लिखा है वो उसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा, और मेन क्लोज में जो लिखा है उसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो दो करेक्शन होंगी। तो आप इसमें सही तरीका क्या होगा, आप क्या करोगे कि इसको, ये जो है ही वुड हैव कॉट द थीफ, आप इसको ऐसे ही रखो। ही ट्राइड हार्ड इसको चेंज कर दो, ही के बाद हैड लिख दो, और हैड के बाद ट्राइड लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि होगी पास्ट की अनरियलिटी। पास्ट की ऐसी सिचुएशन जो कि जो कि अनरियल है, और उसका रिजल्ट भी पास्ट में आ चुका है। तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये होगा, अगर आप इसको ऐसे चेंज करते हो, इफ ही हैड ट्राइड हार्ड ही वुड हैव कॉट द थीफ। ठीक है, इसका इम्प्लाइड मीनिंग पता है क्या, अगर वो उस टाइम पे और ज्यादा मेहनत कर लेता तो वो जो चोर को पकड़ लेता। लेकिन इसका इम्प्लाइड मीनिंग है ना तो उसने मेहनत ज्यादा की और ना ही चोर पकड़ा गया। दैट इज द इम्प्लाइड मीनिंग। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस है इसमें। ओके, दैट इज अ वेरी बिग चैप्टर आई वुड से, बट ठीक है, इसको हम विल कवर इट, नो प्रॉब्लम, विल कवर इट। तो 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम जल्दी से आज के 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन तक हम करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ द सन राइजेस बिफोर 7 AM आई वुड गो फॉर अ वॉक। लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए, आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का स्ट्रक्चर है। इफ के साथ जो लिखा है द सन राइजेस बिफोर 7, तो ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
उसके बाद जो लिखा है मेन क्लोज के अंदर, आई वुड गो फॉर अ वॉक, इसका मतलब क्या हुआ, इफ के साथ जो कंडीशन आपने लिखी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने मेन क्लोज में जो लिखा है आई वुड गो फॉर अ वॉक, वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज हुई है। तो यहाँ पे पता है दिक्कत क्या है? हु विल टेल? हु विल टेल कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? अगर इफ के साथ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली जो कि प्रोबेबल एक्शन बनाएगा, तो फिर आप मेन क्लोज के अंदर वुड क्यों यूज कर रहे हो? वहां पे तो आपको विल यूज करना पड़ेगा ना। तो वुड की जगह आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? विल, दैट इज द राइट आंसर। ये इसकी करेक्शन होगी। वुड की जगह क्या आएगा? विल आएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो गया? प्रोबेबल एक्शन। ये हो सकता है अगर सन जो है 7 बजे से पहले उगता है, आई वुड गो फॉर अ वॉक, राइट। ये हो सकता है ना। अगर यहाँ पे गर्मियों की बात हो तो सन तो वहां पे 5, 5:15 बजे, कई बार 5:30 बजे जो है सनराइज हो जाता है। ओके, दैट इज अ प्रोबेबल सिचुएशन। सेवन देखते हैं, इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट आई वुड गो फॉर अ वॉक। अब ये जो सिचुएशन आपके सामने लिखी है, द सन राइजेस इन द वेस्ट, आई वुड गो फॉर अ वॉक, इसको ध्यान से देखो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। सर हाँ जी, सर माइक ऑफ करा दीजिए, बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही ठीक है, ओके है। कल्पेश, आउट है मैंने सर। आपका माइक बंद कर दिया है, तो जनरली आप माइक बंद रखिए। देखो सेवन्थ टॉपिक दोबारा से देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। सिक्स और सेवन्थ को हम फिर कंपेयर करेंगे। सेवन्थ में लिखा, इफ द सन राइजेज इन द वेस्ट आई वुड गो फॉर अ वॉक। सबसे पहले काम आपका क्या रहता है कंडीशनल में? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कीजिए, क्या आइडेंटिफाई कीजिए? इफ कंजंक्शन के साथ क्या लिखा है? इफ कंजंक्शन के साथ लिखा है राइजेस, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, मेन क्लोज के अंदर क्या लिखा है? वर्ब क्या है? वुड, और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिखी है, तो वुड यूज हुआ है। तो वुड किसके अंदर यूज होता है? सेमी क्लोज्ड के अंदर, ठीक है। वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म सेमी क्लोज के अंदर होती है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज के अंदर होती है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है वुड गो, इट शुड बी, इट शुड गिवन इन साइट ऑफ सेमी क्लोज्ड। लेकिन कंडीशन जो लिखी है, इफ द सन राइजेज इन द वेस्ट, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, ये सेमी क्लोज में तो नहीं आता, सेमी क्लोज में तो सेकंड होती है। ओके, तो दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। तो मैं क्या करूं? सपोज अगर मैं ऐसे करना चाहूं, मैं इसको बेस मान लूं, इफ द सन राइजेज इन द वेस्ट, मैं इसको अगर बेस मान लूं और इसमें करेक्शन करूं कि मैं वुड को चेंज करके विल लिख दूं, फ्यूचर इंडेफिनिट बना देता हूं और इसको प्रोबेबल सिचुएशन बना देता हूं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे वाली सिचुएशन बना दूं, इफ द सन राइजेज इन द वेस्ट आई विल गो फॉर अ वॉक। क्या ऐसा हो सकता है? अनरियल है माय डियर। सन वेस्ट में थोड़ी ना राइज होता है, इट राइजेज इन द ईस्ट। हालांकि टेक्निकली वो राइज नहीं करता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो अलग एक फंडा है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। या तो वेस्ट को चेंज कीजिए, इफ द सन राइजेज इन द ईस्ट आई विल, यहाँ पे वेस्ट को ईस्ट लिखोगे और आई विल गो फॉर अ वॉक, तब ये ठीक हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पे ये तो है आई वुड गो फॉर अ वॉक, वुड की फॉर्म यूज हो रही है मेन क्लोज में, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, तो मैं क्या करता हूँ, राइजेस को हटा के रोज लिख देता हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज कर ली मैंने इफ के साथ। तो इससे पता लगा ये मेरा पूरा का पूरा सेमी क्लोज कंडीशनल में चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है और मेन क्लोज के अंदर वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यूज हुई है, जो कि सेमी क्लोज कंडीशनल होते हैं। ठीक है, एट्थ देखते हैं। किसी ये समझ में आया ना? ओके, ये समझ में आया ना? ओके, आई होप आया होगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू माइट हैव मेट द एक्टर इफ यू वर प्रेजेंट दैट डे। यू माइट हैव मेट द एक्टर इफ यू वर प्रेजेंट दैट डे। सो लेफ्ट टू राइट एनालाइज करेंगे। यू माइट हैव मेट द डॉक्टर, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके अंदर यूज होता है? क्लोज्ड कंडीशनल्स के। उसके बाद इफ कंजंक्शन है, कौन सी वर्ब यूज हुई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि किसके अंदर आती है? सेमी क्लोज्ड के अंदर, जो कि किसके अंदर आती है? सेमी क्लोज। तो एक ही सेंटेंस के अंदर दो स्ट्रक्चर, सेमी क्लोज के भी क्लोज्ड के भी। सपोज
मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को बेस मान लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चलो क्लोज्ड ही बनाते हैं इसको। मेन क्लोज के अंदर जब यहाँ पे माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है जो कि क्लोज्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है, तो मैं क्या करता हूँ इफ के साथ भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेता हूँ, मेरा ठीक हो जाएगा। क्या ये करने से ठीक हो जाएगा, देखते हैं। यू माइट हैव मेट द डॉक्टर इफ यू हैड प्रेजेंट दैट डे। इफ यू हैड प्रेजेंट दैट डे, हाँ ठीक हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, इसको पास्ट के इन रियलिटी बनाना चाहूँ, ठीक है, तो ये हो सकता है कि तुम जो है यू माइट हैव मेट द एक्टर, तुम उस एक्टर से मिल सकते थे अगर तुम उस पर्टिकुलर डे पर वहां प्रेजेंट होते, कहीं भी सेट पर जहाँ पे शूटिंग चल रही होती। तो ये जो है इट्स सच ए सिचुएशन, ये सही हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर की जगह हैड लिख देंगे। ओके, लेकिन अगर दूसरे केस में अगर आप ऐसा करना चाहो, आप ऐसा करना चाहो कि चलो वर्क को तो सर ऐसे ही रहने दो, इसको हम क्या करते हैं सेमी क्लोज्ड बना लेते हैं। विल मेक इट सेमी क्लोज्ड, हम इसको सेमी क्लोज बना लेते हैं। क्यों ना हम इसको माइट हैव मेट को चेंज करके हम सिंपल लिख दे सर माइट मीट, हैव को ड्रॉप करके सिंपल हम लिखें मेट की जगह मीट। यू माइट मीट द एक्टर इफ यू वर प्रेजेंट दैट डे। दैट डे, यहाँ पे दैट डे की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की नहीं बात हो रही। सेमी क्लोज्ड हम उसमें यूज करते हैं जिसमें प्रेजेंट की अनरियलिटीज के बारे में बात कर, लेकिन जब यहाँ पे दैट जो लिखा है दैट डे इज अ रेफरेंस ऑफ अ पास्ट, तो वो रियलिटी ही मतलब जो कंडीशन है वो पास्ट की है, तो आपको कंडीशन में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी अ प्रेजेंट अनरियलिटी, इट इज अ पास्ट अनरियलिटी, और फिर पूरे सेंटेंस को आपको क्लोज्ड कंडीशन में बदलना पड़ेगा जो कि एक पास्ट की अनरियलिटी को बताएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी लर्निंग है आपके लिए अभी भी इस एग्जाम के लिए, लेकिन एटलीस्ट ये अगर मैं बताऊं कि ये चीजें करने के बाद भी माय डियर, आप सीएपीएफ के क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हो अभी भी। अगर मैं आपको दिखाऊं, सी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। यू विल बी इन अ पोजिशन, यू विल बी इन अ पोजिशन टू सोल्व दिस क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूं, ये सीएपीएफ 2012 से आया था आपका क्वेश्चन है, हैड आई नोन यू आर नॉट कमिंग, हैड आई नोन यू आर नॉट कमिंग, और उसके बाद क्या है ब्लैंक। और ऐसे ही क्वेश्चन हमने क्या किए थे, आगरा वाला क्वेश्चन याद आया, इफ आई वर इन आगरा, उसके बाद डैश आ गया था। ठीक है, सो सारी चीजें जो आपके सामने लिखी गई हैं जिस हिसाब से कोर्स डिजाइन किया गया उसके पीछे रीजन है। मुझे फिल इन द ब्लैंक्स आपसे आपको फिल करवाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन इट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब सपोज कीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, हैड आई नोन यू आर नॉट कमिंग। अब नो वेयर इट इज रिटन के कंडीशन लगा क्वेश्चन है, कहीं लिखा है, लेकिन आपको बोला है कि भाई सेंटेंस कंप्लीट कर दो। अगर ये जो पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया होता, तो मुझे नहीं लगता, शायद आप उस तरह से इसको सोचते भी नहीं, अप्रोच भी नहीं करते। लेकिन अब आपके सामने सर एक क्वेश्चन है और आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। यस प्लीज। सर इस टाइप के क्वेश्चन तो जो इस बार भी एक क्वेश्चन आया था वो छूट छूट गया था क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें अप्रोप्रिएट क्या आएगा, सेंटेंस को करेक्ट मीनिंग देने में हेल्प कर हम्म। सके। अच्छा, इस तो साल आया था। हाँ, शायद से इस साल आया था। ठीक है, चलो उसको भी देखते हैं, फिलहाल इसको करते हैं, हैड आई नोन यू आर नॉट कमिंग। अब इसमें क्या फिल करें, फिल जब ही करोगे जब क्या करोगे, पहले आइडेंटिफाई किस टाइप का क्या है, कंडीशनल है, ओपन है। ओपन मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इफ के साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन क्लोज में विल ये वगैरह रहेगा। लेकिन अगर आपके सेंटेंस के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और जो कि एक कंडीशन की तरह यूज हुआ है, हैड आई नोन यू आर नॉट कमिंग, दैट इज अ कंडीशन। अगर मुझे पता होता तुम नहीं आ रहे हो, तो मुझे इतना तो आइडिया लग गया भाई ये है क्लोज्ड कंडीशनल, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई। और जब क्लोज्ड कंडीशन है और ये एक कंडीशन है, और इस सेंटेंस के अंदर मिसिंग क्या है, मेन क्लोज। और मेन क्लोज में एक चीज होनी जरूरी है क्या, अगर ये क्लोज कंडीशनल है, वो चीज है वुड या फिर कुड
उसके साथ आप क्या यूज करोगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जरूर होना चाहिए, या तो आप वुड यूज कीजिए या फिर कुड यूज कीजिए और उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, तभी वो क्या बनेगा, एक क्लोज कंडीशनल बनेगा। अब यहाँ पे आप वर्ब कुछ भी यूज कीजिए, कुछ मीनिंगफुल बनाना है। हैड आई नोन यू आर नॉट कमिंग, और फिर मैं लिखूं, अगर मुझे पता होता कि तुम नहीं आ रहे हो, तो कुछ भी लिख दिया, मैं बस की टिकट नहीं बुक करता, मैं होटल नहीं बुक करता, मैं शायद ये ट्रिप ट्रिप प्लान नहीं करता, जितनी भी अकोमोडेशन मैंने सोचा कि ट्रिप पे ऐसे ऐसे घूमने जाएंगे, वॉट एवर, दैट डिपेंड्स अपॉन योर इमेजिनेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड आई नोन यू आर नॉट कमिंग, फिर मैं लिखूंगा आई वुड हैव नॉट बुक्ड द ट्रेन टिकट या फिर बस टिकट। हो गया समझ, आगे समझ में। आई वुड के साथ मैंने क्या किया, हैव यूज किया, और उसके बाद बुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैंने यहाँ पे नोट एडवर्ब ऑफ अ नेगेशन यूज कर लिया, क्योंकि स्टेटमेंट जो है नेगेटिव है। हैड आई नोन यू आर नॉट कमिंग आई वुड नॉट हैव बुक्ड द ट्रेन टिकट। तो समझ में आ गया आपको। ओह, कमाल की बात है, यही मैंने आंसर भी यही दे रखा है। ठीक है, बताइए। यस सर। अभी देखो इसके अंदर जो नोट है ना, जो मैंने वो हैव से पहले यूज किया है। आपको भी जो नोट है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, वो जो है हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज होता है। तो ये जो है ये तरीका सही है। मैंने हालांकि जो आपको आंसर बताया, मैंने आपका आंसर इस तरह से बताया था, आई वुड हैव नोट बुक्ड, हैव के बाद जो मैंने नोट लिखा था, लेकिन इसका सही तरीका ये है कि आप ऑक्सिलरी वर्ब से पहले ही एडवर्ब ऑफ नेगेशन यूज करेंगे। नोट का यूज जो है ऑक्सिलरी वर्ब से पहले यूज करेंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है, हैव। बुक्ड क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। हालांकि अगर आप हैव के बाद भी नोट लिख के आते हो, मेरा मानना है कि एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, एग्जामिनर इतना डीप में नहीं जानेगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही कोर कंसेप्ट है। बहुत सारे ट्यूटर्स को नहीं पता कि ये कंसेप्ट होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई डैश द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, आई वुड आई वुड नॉट। इफ आई वर सर, इफ आई हाँ, वर द अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। आप आंसर नहीं बताइए, आप पहले ये बताइए स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किया ना, अच्छा आपने आंसर तो बता दिया, आप बताइए आपने आइडेंटिफाई क्या किया, क्या स्ट्रक्चर है, सेमी क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, ओपन है, क्या है। सर हाइपोथेटिकल सेंटेंस में साइड से वर का यूज होता है। नहीं, ऐसे तो आप मुझे फिर वो पागल बना रहे हो। सर सर पागल नहीं, मतलब स्ट्रक्चर टीचर बताओ ने ना। पढ़ाया था, टीचर ने एक ने यार पढ़ाया था कि इस तरीके कैसे टेंस कैसे में आइडेंटिफाई किया, मेन क्लोज में कुछ दिखा आपको, कहाँ है मेन क्लोज। ट्राई कर रहा हूँ दोबारा हाँ जवाब। मैं बताता हूँ, देखो मैंने दोबारा आपको बताया था कि इफ क्या है, कंजंक्शन, सर जो फर्स्ट वाला कंजंक्शन है। बताया था। हाँ। हाँ सबोर्डिनेट कंजंक्शन है, सबोर्डिनेट कंजंक्शन के बाद सबोर्डिनेट क्लोज आती हैं। उसके बाद देखिए मेन क्लोज यहाँ पे है, कोमा के बाद जो लिखी है, आई वुड नॉट अलाउ नो इनडिसिप्लिन। मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यूज हुई है, दैट मीन्स वुड किस में आता है, सेमी क्लोज्ड में। अगर वुड के साथ सिर्फ बेस फॉर्म यूज हुई है, सेमी क्लोज में आएगा। अगर वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, वो क्लोज्ड में आता है। तो ये जो है सेमी क्लोज्ड का ही कॉन्सेप्ट है। प्लस अगर ये सेमी क्लोज्ड का है, तो भाई आपको इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी चाहिए, और वर्ब आपको दे रखी है बी, और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर। आई के हिसाब से तो यहाँ पे अगर मतलब सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, सेकंड फॉर्म पास्ट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, वॉज और वर। आई के साथ तो आप वर यूज करोगे ना, वॉज नहीं यूज करोगे, तो यहाँ पे वर यूज करोगे। ठीक है, ये भी हो गया। देखो दो क्वेश्चन हमने बना अब लिए। क्लियर हो गया सर, अब भाई रीजन पता लग गया। पहले तो भगप कर लिया था कॉन्सेप्ट को कि रेट लो वही आता है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने 2020 के अंदर आया था सीएपीएफ। क्वेश्चन है, इफ द पुलिस हैड रीच द क्राइम सीन ऑन टाइम द विक्टिम डैश। दोबारा से डैश आ रहा है, देखो ये एक पर्पज है कि डैश लिखने का, डैश जैसे क्वेश्चन सोल्व करने का है, जो हमने अभी क्लासरूम में मतलब ऑनलाइन लर्निंग में किए। अब देखो सबसे पहले क्या काम है आपका, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, कंजंक्शन का, ये रहा कंजंक्शन। और कंजंक्शन के बाद कौन सी वर्ब यूज हुई है, हैड रीच्ड, मतलब
हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होती है? क्लोज्ड कंडीशनल क्लोज। में। क्लोज्ड में होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा मेन क्लोज के अंदर? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। और वर्ब आपको यहाँ पे देखो, यूपीएससी आपका काम आसान कर रहा है। 2012 में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, वहां पे आपको वर्ब बताया भी नहीं था क्या फिल करनी है, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी बोल रहा है कि यार कैंडिडेट जो आजकल थोड़े से उनको थोड़ा और सपोर्ट चाहिए, तो उनको वर्ब भी बता देते हैं आपको क्या फिल करनी है। तो यहाँ पे वर्ब देखिए सेव दी है। अब बताओ क्या डालोगे इसके अंदर? इफ द पुलिस हैड रीच द क्राइम सीन ऑन टाइम द विक्टिम, ये तो सब्जेक्ट हो गया सिंपल। विक्टिम के बाद फिर कैन आप बी सेव्ड, कैन बी सेव्ड। कैन, नहीं नहीं कैन नहीं होगा भाई, वुड होगा ना। मैंने आपको बोला था वुड यूज होगा, कुड यूज होगा, माइट यूज होगा। ठीक है। कैन तो आपका ओपन कंडीशनल में यूज होता है। ठीक है। विल, कैन, राइट, वहां पे यूज होता है, यहाँ नहीं यूज होगा। यहाँ पे आपको कैन की दूसरी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, कुड। ओके। कुड हैव बीन, कुड हैव, या फिर मैं यहाँ पे सुनो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वुड हैव। हाँ कुड हैव के बाद क्या लिखूं? सो वुड हैव बीन सेव। एक ही बात है मतलब, ठीक है अगर आप वुड लिखोगे। ओके ओके। वैसे डिफरेंस है। कुड जो है एबिलिटी दिखाएगा, अगर पुलिस जो है क्राइम सीन पे टाइम पे पहुंचती, तो ये पुलिस की एबिलिटी दिखाएगा। अगर हम कुड यूज करेंगे तो दैट शोज द एबिलिटी ऑफ द पुलिस। वुड लिखेंगे, दैट शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो डिफरेंस है। कुड शोज द एबिलिटी ऑफ द पुलिस, वुड शोज द एबिलिटी, वुड शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऑफ दैट इवेंट टू बी हैपेंड। ओके, इसके बीच में भी डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीज जो है काम चला देंगी, कॉन्टेक्स्ट में काम चला देंगी। कुड भी काम चला देगा, वुड भी काम चला देगा। चलो हमने कुड ले लिया, कोई बात नहीं, वुड भी ले सकते हैं, दोनों चीज ले सकते हैं, दोनों काम करेंगे, इक्वल है इस केस के अंदर। तो मैं वुड और कुड इनमें से एक चीज ये लेके, उसके बाद मैंने हैव लिख दिया है। उसके बाद क्या लिखूं? वर्ब है सेव, सेव यूज करनी है। सो हैव बीन सेव। रीजन, बीन की यूज किया। पैसिव सही वाली, लगा मतलब सेंटेंस पढ़ने में। नहीं यही तो है। हमें बहुत सारी चीजें है ना सही लगती हैं, लेकिन उनके पीछे रीजन नहीं पता होता। आपने, आपको बोला हाँ बिल्कुल, बोल बोल के देखने में सही लगता है, लेकिन वो जी सर। सही लगता है ना, उसके पीछे जब तक रीजन नहीं ढूंढोगे ना, वो रीजन जरूरी है। कोई चीज गलत है ना, तो वो गलत क्यों है वो भी पता होना चाहिए, और कोई चीज सही है तो वो सही है, तो वो भी क्यों सही है वो पता होना चाहिए। सीडीएस के पेपर में लोग तुक्के मारते हैं इंग्लिश के, उनको ये नहीं पता ये जो क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर एलिमिनेट किया है मैंने ऑप्शन, ये एलिमिनेट किया तो क्यों किया। दे शुड नो द रीजन, उसके पीछे रीजन क्या है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हमने बीन क्यों यूज किया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेव्ड क्यों यूज किया है। क्योंकि यहाँ पे जो विक्टिम है, ये सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है। क्या मतलब? विक्टिम को बचाया जाएगा, विक्टिम खुद ब खुद सेव नहीं किए करेगा, तो दैट इज अ पैसिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये पैसिव सेंटेंस है। तो इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपके दो कॉन्सेप्ट जो है यूपीएससी पूछ रहा है। एक तो पैसिव, के पैसिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, दूसरा कंडीशनल्स कैसे यूज करोगे। देखो यूपीएससी का लेवल देखो आजकल, पैसिव का भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव का, और आपके कंडीशनल्स का भी है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता, if the police had reached the crime scene on time, the victim could have saved, the victim could have saved, तो इसका मतलब है द विक्टिम किसी को बचा सकता था, लेकिन विक्टिम किसी को बचा नहीं सकता था, विक्टिम को बचाया जा सकता था। तो आपको यहाँ पे पैसिव मीनिंग देना है, द विक्टिम कुड हैव बीन सेव्ड। इसीलिए मैंने बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है टू मेक इट पैसिव, और इसीलिए मैंने हैव के साथ ये बीन स्ट्रक्चर लिखा है, बी की मतलब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, टू मेक इट अ क्लोज्ड कंडीशन। दोनों ही मेरी जो कंडीशन थी वो फुलफिल होगी। ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल। ये 2020 तक यही क्वेश्चन आए थे आपके, 2024 का मेरे पास नहीं है।
2024 में क्या क्वेश्चन आया था कंडीशनल का? अगर इफ आई कैन जस्ट अ सेकेंड, अगर 2024 का मुझे मिलता है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मिल गया मुझे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये भी नहीं है, ये जो क्वेश्चन ही अलग है। नहीं, 2024 में कंडीशनल का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल इन 2024। हालांकि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जरूर पूछी थी, बट कंडीशनल का क्वेश्चन माय डियर इसमें नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो विल एंड हियर। देखो, अभी तक तो जो हमने अगर मैं बात बताऊं, पूरा लेक्चर भी हमने कवर नहीं किया है, लेकिन उस लेक्चर से भी आप इजीली उन क्वेश्चंस को बना पा रहे हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है अभी करंटली, उससे भी आप क्या कर रहे हो, उन सभी चीजों को बना पा रहे हो। और अभी तो और भी एडवांस लेवल पे है, वो आपको करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। आई थिंक यू शुड नो दोस थिंग्स। ठीक है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। राइट, सो वी कॉल इट डे। किसी का डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज विल एंड द क्लास। किसी को डाउट है? नो सर, नो सर। ठीक है, सो ठीक है, डोंट लूज हार्ट और कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर CPF 2025। ओके, गुड नाइट एवरीवन।